कहा जाता है उसके आने से पहले आसमान में काली आंधी उठती थी, घोड़ों की टापों से धरती कांपती थी और लोगों के चेहरों पर डर होता था, जैसे वे पहले से सब कुछ जान चुके हों कि मौत अब बस कुछ कदम दूर है। वो किसी शहर को जीतने नहीं बल्कि उसे खत्म करने आता था। उसकी सेना जहां पर पहुंचती थी वहां केवल इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सभी को खत्म कर देती थी। कहते हैं वो अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देता था कि मौत भी रहम की भीख मांगने लगती थी। किसी का सर कटवाकर शहर के दरवाजे पर लटकवा देता तो किसी की हड्डियों से मीनारे बनवा देता। पर वो ये सब पागलपन में नहीं करता था, उसके पीछे एक सोच थी, डर पैदा करना। ऐसा डर कि अगली जंग बिना लड़े ही जीत ली है। वो जानता था कि लोग तलवार से ज्यादा दहशत से हारते हैं। उसके नाम से इतिहास आज भी कांप उठता है, क्योंकि वो कहता था कि तबाही फैलाना हमारा मकसद ही नहीं बल्कि शौक भी है। दोस्तों, आज भी ये बात एक रहस्य बनी हुई है कि चंगेज खान की कब्र कहाँ है, क्योंकि उसने अपनी मौत का कोई सबूत नहीं छोड़ा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। (1155) और 1167 के बीच मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में एक लड़का पैदा होता है, तेमुजिन। लेकिन ये कहानी उसके जन्म की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी है डर, विनाश और अनियंत्रित क्रूरता की। वो जहां जहां से गुजरता था वहां पर केवल राख और सन्नाटा बजता था। उसकी सेना लोगों के सिर काटकर शहरों में लटका देती थी। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी उसके डर के आगे झुकते थे। चंगेज खान की सेना केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए लड़ती थी। चंगेज खान जिस भी देश पर हमला करता था उस देश के जीवन को अपने बस में कर लेता था। जिन लोगों ने चंगेज खान का विरोध किया था उसने उनका अस्तित्व भी मिटा दिया। हर कदम उसके लिए संकेत था, जो भी सामने आएगा उसका अंत तय है। साल 1206 में उसने खुद को चंगेज खान की उपाधि से नवाजा। अब उसका नाम ही डर का प्रतीक बन गया था। उसकी क्रूरता ने मंगोल मैदानों को भयानक इतिहास की धड़कन बना दिया था और यही वो इंसान था जिसका नाम आज भी सन्नाटा और भय में फुसफुसाया जाता है। तेमुजिन, जो अब चंगेज खान बन चुका था, उसने धीरे धीरे सत्ता हासिल की, लेकिन उसकी ताकत केवल तलवार में नहीं थी। चंगेज खान की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी रणनीति और अनुशासन। उसने अपनी सेना को सख्त संगठन और योग्यता पर आधारित संरचना में बदल दिया। हर सिपाही को आदेश और जिम्मेदारी स्पष्ट थी। किसी की गलती का परिणाम तुरंत मृत्यु था, लेकिन जो नियमों का पालन करता उसे पूरी स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाता। युद्धों में उसकी योजना हमेशा दुश्मन को भ्रमित और डरा देने पर आधारित थी। शहरों को घेरकर भोजन और पानी के रास्ते रोके जाते, इससे दुश्मन मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता। तेज गति, सटीक हमला और लगातार योजना बदलना उसकी ताकत थी। एक ही लड़ाई में अलग अलग हिस्सों पर डेरा डालकर दुश्मन को फंसाया जाता। उसकी हर योजना सुनियोजित थी। वो कभी भी अंधाधुंध हमला नहीं करता था। जहां उसकी सेना पहुंचती वहां केवल विजय ही नहीं बल्कि भय और विनाश भी फैलता था। लोगों के सिर काटकर सार्वजनिक स्थानों पर लटकाए जाते, शहर जलाए जाते और विरोधियों को हमेशा याद दिलाया जाता कि चंगेज खान से बचना नामुमकिन है। साल था 1209। चंगेज खान अब मंगोलों का शासक बन चुका था। लेकिन केवल सत्ता हासिल करना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसका लक्ष्य था पूरे एशिया में भय और नियंत्रण स्थापित करना। उसका पहला निशाना था पड़ोसी पश्चिमी जिया और कारा खिताई। उसने अपने जनरलों जेबे और सुबिताई को भेजा और उसने अपनी सेना को अत्यधिक अनुशासन और तेजी के साथ संगठित किया। और वही उसकी पुरानी रणनीति कि शहरों को घेरकर भोजन और पानी के रास्ते ही बंद कर दिए गए। तेज गति और घातक चालें उसकी ताकत थी। कभी कभी एक शहर पर केवल प्रतीकात्मक हमला किया जाता, फिर अचानक मुख्य सेना घात से हमला करती और विरोधियों को पड़ाव लेने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता। कारा खिताई की विजय उसके लिए सिर्फ भौगोलिक विस्तार नहीं था बल्कि ये एक डर की मशीन बन गई। हर जीत ने मंगोल सेना की साख और दुश्मनों का डर दोनों बढ़ा दिया। इस अभियान ने ये स्पष्ट कर दिया कि चंगेज खान की शक्ति केवल संख्या में नहीं थी बल्कि ये उसकी योजना, अनुशासन और क्रूरता का संगम थी। और इस तरह मंगोल सेना ने पूर्वोत्तर एशिया पर अपनी छाप छोड़नी शुरू की। जहां भी उसकी सेना पहुंची वहां की भूमि को उसने रेगिस्तान में बदल दिया। दोस्तों, 1218 का साल था
जब चंगेज खान मध्य एशिया की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य था ख्वारिज़मिया साम्राज्य, जो व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चंगेज खान ने डर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। शहरों को घेरकर भोजन और पानी के रास्ते काट दिए गए। कुछ जगह केवल प्रतीकात्मक विनाश किया गया ताकि बाकी की जनजातियों और शहरों के मन में डर और अशांति महसूस हो। जेबे और सोविताई जैसे जनरलों ने तेज और सुनियोजित हमले किए। दुश्मन की सेना पर अचानक हमला और घेरा डालना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस अभियान ने दिखाया कि चंगेज खान केवल एक युद्ध जाल नहीं, बल्कि रणनीति, अनुशासन और क्रूरता का संगम था। ख्वारिज़मिया साम्राज्य पर विजय ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि चंगेज खान की ताकत क्या है, और ये केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि अब चंगेज खान पूरे मध्य एशिया पर अपनी छाप छोड़ने वाला था। ख्वारिज़मिया को मिटा देने के बाद चंगेज खान की नजर दक्षिण की ओर गई, जहां सिंधु नदी के पार फैला था हमारा प्यारा भारत। वो अपने दुश्मन जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचा। सामने थी भारत की जमीन, पर उसने अपने घोड़े वहीं रोक दिए। कई दिनों तक वहीं पर ही डेरा डाले रहा, नदी के पार उठते धुएं को देखता रहा, लेकिन वो उसके पार नहीं गया, क्योंकि भारत उसकी सेना के लिए नई और अनजान जगह थी। घने जंगल, गर्म हवाएं और भारी मानसून, ये सब उस मंगोल घुड़सवार सेना के लिए जानलेवा माहौल था, जो केवल खुले और ठंडे मैदानों में लड़ा करती थी। इसके अलावा उसकी नजर अब फिर से पूर्व की ओर चीन पर गई। वो जानता था कि अगर भारत गया तो पीछे का मोर्चा कमजोर पड़ जाएगा, और चंगेज खान कभी ऐसा जोखिम नहीं लेता था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि एक सच्चा रणनीतिकार कभी अपनी ताकत को दो हिस्सों में नहीं बांटता। इसलिए उसने एक डिसीजन लिया, शायद अपने जीवन का सबसे असामान्य डिसीजन। वो वहां से मुड़ा और उत्तर दिशा की ओर लौट गया। सिंधु नदी की लहरें बहती रहीं, भारत की जमीन सुरक्षित रही, और इतिहास के सबसे खूंखार विजेता ने पहली बार किसी की सीमा पर रुकने का निर्णय लिया। 1227 ये वही साल था जब दुनिया के सबसे भयावह घुड़सवार की रफ्तार थम गई। पश्चिमी जिया के खिलाफ एक और अभियान चल रहा था। रेगिस्तान की धूल में उसकी सेना आगे बढ़ रही थी। वो अब भी वही चंगेज खान था, बस उम्र बढ़ चुकी थी, पर जज्बा अब भी वैसा ही था। उसने उस एरिया में बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी थी। कहते हैं उस युद्ध में एक रात उसका घोड़ा फिसला और वो बुरी तरह से घायल हो गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिया की किसी राजकुमारी ने उसे जहर दे दिया, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। उसकी मौत को उसी रहस्य में छुपा दिया गया जिससे उसका जीवन भरा था। मंगोल परंपरा के अनुसार उसका शव गुप्त रूप से मंगोलिया ले जाया गया। रास्ते में जिसने भी उसका शव देखा उसे मौत के घाट उतार दिया गया, ताकि कोई ये ना जान सके कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कहाँ दफन है। उसकी कब्र आज तक नहीं मिली, ना कोई निशान, ना कोई पत्थर। ऐसा कहा जाता है कि उसकी कब्र जहाँ पर दफन की गई थी, उस जगह पर सैकड़ों घोड़ों को दौड़वाकर उस जगह को रौंदवा दिया गया था, ताकि किसी को इस बात का सबूत भी न मिले कि यहाँ पर कुछ दफन है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी नजर किसी भी जमीन पर पड़ती थी तो वहाँ धूल और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं बचता था। पर आज वो खुद धूल बन चुका था, पर उसका नाम आज भी तूफान की तरह इतिहास के पन्नों में जिंदा है। कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। एक इंसान जिसने आधी दुनिया को झुका दिया, जिसकी तलवार के सामने बादशाहों ने सिर झुका दिए, आज उसका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया है। उसने अपनी जिंदगी डर, खून और फतेह में गुजार दी, लेकिन आखिर में उसे वही मिला जो हर इंसान को मिलता है, मिट्टी। चंगेज खान की ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि ताकत और साम्राज्य सब अस्थायी होते हैं। एक समय आता है जब सबसे बड़ा नाम भी हवाओं में खो जाता है। इस धरती पर राज करने की कोशिश हर किसी ने की, लेकिन असली जीत तलवार से नहीं, इंसानियत से होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।